हेलो एवरीवन, उत्थान अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी उसमें हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे, है ना। तो जो भौगोलिक विभाजन था मध्य प्रदेश का, उसको हमने कितने पार्टों में डिवाइड कर रखा था? 3 में। किसमें? मध्य प्रदेश का ये पढ़ रहे थे हम। इसमें हमने 3 पार्टों में से डिवाइड किया था, है ना। सबसे पहला जो था अपना मध्य उच्च प्रदेश था, दूसरा जो था वो सतपुड़ा का पठार था, तीसरा जो था वो बघेलखंड वाला क्षेत्र था। तो मध्य उच्च प्रदेश को हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने मध्य भारत का पठार, है ना, और मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये तीनों पठार पढ़ चुके थे। इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया था और 3 पठार हम इसके कंप्लीट कर चुके थे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम क्या क्या पढ़ेंगे? रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार पढ़ना और नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी, ये वाला ये दो जो क्षेत्र हैं ये हमें आज पढ़ने हैं, है ना। जो देखो मध्य उच्च प्रदेश था, मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, इसको हमने कितने भागों में बांट दिया था? तो 5 भागों में बांट दिया था, है ना। ये देखो मध्य भारत का पठार, ठीक है। दूसरा जो बांट दिया था वो मालवा का था, रीवा पन्ना का पठार था, नर्मदा सोन घाटी थी, और एक था जो अपना बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, ठीक है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर देखे थे उसमें से हम मध्य भारत का पठार भी कंप्लीट कर चुके हैं, मालवा का पठार भी कंप्लीट कर चुके हैं और बुंदेलखंड का पठार भी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह से हमारा जो भौगोलिक विभाजन का एक पार्ट है मध्य उच्च प्रदेश, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं अपन और देखते हैं रीवा पन्ना का पठार, है ना। ये देखो ये है अपना रीवा पन्ना का पठार। यदि मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये पूर्वी पठार वाला एरिया, है ना। ये अपना क्या है? ये रीवा पन्ना का पठार है, ठीक है। इसके परसेंट की बात की मैंने तो कितना है? ये 10.37% है। कितना है? 10.37%। इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना है? 31,955 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 31,955 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये जो था ये क्या था अपना एरिया? ये वाला ये था मध्य भारत का पठार, है ना। ये मध्य भारत का पठार कर चुके थे। और ये जो अर्धचंद्राकार के रूप में था ये अपना क्या था? बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड था। और ये क्या था अपना? ये मालवा था, है ना। यदि इन तीनों लेक्चर को आपको देखना हो तो आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ये तीनों पठार मैंने कंप्लीट वहां पे करवाए हैं, ठीक है। तो मैं स्थिति की बात कर लूं, रीवा पन्ना के पठार की स्थिति की बात, है ना। तो देखो ये रीवा पन्ना का पठार ये रहा, है ना। यदि इसकी मैं साउथ में आऊं तो देखो यहाँ में क्या मिलेगी? नर्मदा सोन घाटी। क्या? नर्मदा सोन घाटी। पूर्व में बात करेंगे तो बघेलखंड और कुछ छत्तीसगढ़ का पार्ट टच करेगा, ठीक है। ऊपर यदि हम देखेंगे, यदि उत्तर में तो क्या है? उत्तर प्रदेश। और यदि इसकी हम पश्चिम में बात करें तो क्या है? बुंदेलखंड। तो यदि मैं इसकी स्थिति बना दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखो ये दक्षिण में क्या है? नर्मदा सोन घाटी होगी। पूर्व में यदि बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ वाला रीजन टच करेगा और बघेलखंड। यदि हम पश्चिम में बात करूं तो क्या करेगा? बुंदेलखंड। और यदि मैं उत्तर में बात कर दूं तो क्या है अपना? उत्तर प्रदेश, है ना। तो जो रीवा पन्ना की स्थिति है वो कैसी है? दक्षिण में अपना नर्मदा सोन घाटी से टच करता है, पूर्व में अपना छत्तीसगढ़ रीजन और बघेलखंड वाले रीजन से टच करता है, उत्तर में देखें तो उत्तर प्रदेश से टच करता है, और यदि हम पश्चिम में बात करें तो बुंदेलखंड के पठार से टच करता है। अब मैं यदि जिलों की बात कर दूं कि कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जिलों से भी क्वेश्चन बनते हैं,
है ना। तो आपको जिले देख के चलने हैं कि कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि 3 जिले रख दिए जाएंगे और एक जिला किसी और पठार का रख दिया जाएगा, है ना। तो आपको याद करके चलने हैं। तो इसमें देखेंगे यदि जिले कौन कौन से हैं, तो ये देखो रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, ये पूर्ण रूप से आते हैं इस पठार के अंतर्गत, है ना। पूरा रीवा आता है, पन्ना आता है, सतना और दमोह, और कटनी, सीधी, सिंगरौली ये आंशिक रूप से आते हैं। लिख देती हूँ मैं, ये आंशिक रूप से आते हैं, है ना। मतलब कि इनका कुछ भाग रीवा पन्ना के पठार से टच करता है और कुछ भाग किसी और पठार से टच करता होगा, है ना। ये आंशिक रूप से आते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से बात करें तो कौन कौन सा है, रीवा है, पन्ना है, सतना है, दमोह है ना। इतनी चीज समझ में आई कि इसकी यदि मैं परसेंटेज की बात करूं तो 10.37% है। क्षेत्रफल की इसकी बात कर दूं तो 31,955 वर्ग किलोमीटर है। स्थिति मैंने बता दी। जिलों की बात करूं तो रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, कटनी, सीधी, सिंगरौली ये आंशिक रूप से आते हैं ये वाले, और ये पूर्ण रूप से आते हैं। आगे देखते हैं, इसकी हमने स्थिति भी कंप्लीट कर ली और जिले कर लिए। आगे देखो, आगे यदि मैं इस क्षेत्र की वर्षा की बात करूं तो वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, तो यहाँ वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। कितनी, 125 सेंटीमीटर। और ये जो भी है ये औसतन है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है ना। ये हमने औसतन निकाला है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जलवायु की यदि बात करूँ तो जलवायु कैसी है, यहाँ की महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय जलवायु है। मैंने बताया था कि जो महाद्वीपीय जलवायु होती है वो कैसी होती है, तो महाद्वीपीय जलवायु जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में अत्यधिक सर्दी होती है। तो इस वाले रीजन में जो भी होता होगा तो क्या होता होगा, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, है ना, गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती होगी और सर्दी में अत्यधिक सर्दी। यदि मैं यहाँ वनस्पति की बात कर दूं तो यहाँ वनस्पति में कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, तो यहाँ पे शाल होता है, सागौन, है ना, तेंदुपत्ता, ये वाली यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ मिट्टी है बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, ऐसे ही हम दोमट मिट्टी, ठीक है। नदियों की बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताऊं कि नदियाँ यहाँ पे भी सिर्फ प्रवाहमान है ना। यहाँ पे नदियों का एक भी, किसी भी नदी का मतलब उद्गम नहीं होता है इस क्षेत्र में। यहाँ पे जो भी नदियाँ वो प्रवाहमान होती है। तो कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, जैसे केन होती है, सोन, है ना, और भी नदियाँ हैं जो यहाँ से प्रभावित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं खनिज। यहाँ पे यदि मैं खनिजों की बात कर दूं तो यहाँ पे खनिज, तो पन्ना वाला रीजन है तो क्या मिलेगा हमें, पन्ना में क्या मिलेगा, हीरा, ठीक है। सतना टच करता है तो सतना में क्या मिलता है हमें, गेरू, सतना, क्या है यहाँ पे, गेरू, ठीक है। और कौन कौन से क्षेत्र टच कर रहे थे, पन्ना हो गया, यहाँ हीरा, सतना, गेरू। कटनी वटनी में बात कर दूं तो यहाँ पे क्या है, चूना पत्थर, क्या है, चूना पत्थर। यदि मैं रीवा में बात करूं तो क्या है, कोरंडम, है ना। और सीधी, सिंगरौली कुछ मात्रा में टच करते हैं तो यहाँ तो फेमस है कि यहाँ पे कोयला पाया जाता है। आगे देखते हैं उद्योग। अब ये जो खनिज पाए जाते हैं इन्हीं में हमारे क्या होते होंगे, उद्योग होते होंगे। तो पन्ना का देखो तो हीरा तराशने का कारखाना है, कहाँ पे, हीरा तराशने का कारखाना, हीरा पाया जाता है तो हीरो का ऑफ कोर्स उद्योग भी होता होगा, है ना। तो हीरा तराशने का जो कारखाना है कहाँ पे है, ये पन्ना में है। कटनी में बात कर दूं तो यहाँ पे क्या है, चूना पत्थर उद्योग भी है कटनी में, है ना। और यदि मैं सतना की बात कर दूं, सतना में क्या है, सीमेंट उद्योग है,
क्या है, सीमेंट उद्योग। यहाँ पे कुछ मात्रा में ही उद्योग है, जो यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं उन्हीं के उद्योग लगाए जाते हैं। हीरा पाया जाता है तो हीरा तराशने का कारखाना लगा दिया, कहाँ पे, पन्ना में ना। और यहाँ चूना पत्थर वगैरह पाया जाता है तो चूना पत्थर से हम सीमेंट इमेंट के कारखाने बना ना। तो सतना में क्या है, सीमेंट उद्योग भी है अपना। ठीक है, आगे पर्यटन की बात करूँ यहाँ तो एक तो सतना में फेमस किसका, मैहर माता। मैहर में शारदा माता का मंदिर है। मैहर में, मैहर माता भी जिसे हम बोलते हैं, शारदा माता का मंदिर है ना। एक और फेमस चित्रकूट जो सतना में है। यहाँ पे क्या, ये फेमस पर्यटन स्थल है। और भी कुछ प्राकृतिक पर्यटन है, जैसे केवटी जलप्रपात वगैरह है ना, जो कहाँ है, अपने रीवा में है। वो हम जब जलप्रपात वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे बता दिया करो, है ना। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या देखा, कि जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, रीवा पन्ना का पठार पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने इसकी स्थिति की बात की थी। तो इसके जो उत्तर में था वो उत्तर प्रदेश, दक्षिण में जो था वो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र था, पूर्व में जो था वो बघेलखंड और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, और इसके जो पश्चिम में था वो बुंदेलखंड का क्षेत्र था। जिलों की बात की तो क्या क्या था, रीवा था, पन्ना था, सतना, दमोह, कटनी, सीधी, सिंगरौली, ये आंशिक रूप से थे। रीवा, पन्ना, सतना, दमोह ये पूर्ण रूप से थे। इसकी मैंने क्षेत्रफल की बात की तो कितना था, 31,955 वर्ग किलोमीटर था। परसेंटेज की बात करूं तो कितना था, 10.37% था। आगे हमने देखा कि वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, तो 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 100 से 125 सेंटीमीटर। ये भी औसतन है, थोड़ा से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जलवायु की मैंने बात की तो महाद्वीपीय जलवायु थी, मतलब सर्दियों में अत्यधिक सर्दी और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी। यहाँ की मैं वनस्पति की बात करूँ तो यहाँ पे साल, सागौन और तेंदुपत्ता पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करूँ तो यहाँ कौन सी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, जिसे हम दोमट मिट्टी। नदियों की बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की कुछ नदियाँ हैं प्रवाहमान होती हैं इन क्षेत्रों में, जैसे केन और शोन। यहाँ पे हमने खनिज देखे तो खनिज में हमें पन्ना में क्या मिलता है, हीरा मिलता है, जिसका हमने उद्योग देखा था, पन्ना में ही था क्या, हीरा तराशने का कारखाना। सतना में यदि देखूं तो यहाँ पे गेरू पाया जाता है। कटनी की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, चूना पत्थर है ना। रीवा में और कोरंडम पाया जाता था। यदि मैं उद्योगों में बात करूं तो पन्ना में अपना हीरा तराशने का कारखाना था, और जो सतना में क्या है, सीमेंट उद्योग है। लास्ट में हमने इसके पर्यटन देखे थे। पर्यटन दो फेमस मंदिर थे, एक तो चित्रकूट अपना बहुत ही फेमस है ना, जो कहाँ पे है, सतना में है। एक मैहर में शारदा माता का मंदिर भी है, जिसे हम मैहर के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे है, अपना सतना में है। इस प्रकार ये अपना कंप्लीट हुआ रीवा पन्ना का पठार, है ना। तो आज हमें एक और पठार भी देखना था, वो भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो मध्य उच्च प्रदेश वाला पार्ट होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलो हम आगे देख लेते हैं। ये भी नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। यदि मैं इसकी ऊंचाई की बात कर दूं, किसकी, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की, तो कितनी है ऊंचाई, 300 से 400 मीटर है। कितनी, 300 से 400 मीटर। यदि यहाँ के क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना है, 86,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 86,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी एक बार हम स्थिति देख लेते हैं। ये बना दिया हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखो ये क्या है, अपनी नर्मदा सोन घाटी लोकेशन ये है। यहां हम क्या देख चुके हैं, मध्य भारत का पठार। क्या देख लिया हमने, ये मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। इसकी परसेंट की बात करूं तो कितना था, ये 10.7%, 07%। ये अर्धचंद्राकार के रूप में हमने ये देखा था, ये कौन सा था, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र था। किसका, बुंदेलखंड। यदि मैं इसकी परसेंट की बात कर दूं तो कितना परसेंट था ये, तो ये था 7.7%। अभी हमने इसके पहले ही देखा ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा था अपना, रीवा पन्ना। कौन सा था, रीवा पन्ना। ये कितना परसेंट था, तो 10.37%। ये कौन सा था अपना, मालवा। सबसे बड़ा पठार कौन सा है,
तो अपना मालवा ही था। तो इसका परसेंटेज कितना था? 28%। कितना? 28%। अब देखो ये था अपना सतपुड़ा और ये अपना पूर्वी पठार, जिसे हम क्या बोलते हैं? बघेलखंड। अब आप आराम से देख सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी की स्थिति क्या है। देखो इसके उत्तर में क्या है? मालवा। क्या है? मालवा, है ना। और यदि दक्षिण की बात कर दूं तो क्या है? देखो सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। यदि मैं इसके पूर्व की बात कर दूं तो क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। और यदि इसके पश्चिम की बात कर दूं तो क्या आ जाएगा? गुजरात। देखो ये इसकी स्थिति यदि बात करूं तो क्या है? पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरा इसने टच कर रखा है एरिया, है ना। तो ये इसकी इस प्रकार स्थिति हुई। जिलों की यदि बात करूं कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, है ना। ये जिले कितने हैं अपने? ये पूरे पूर्ण रूप से नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा और खरगोन। बात करूं देवास, सीहोर, रायसेन, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली, धार, अलीराजपुर, तो ये आंशिक रूप से आते हैं। क्या? आंशिक रूप से, मतलब कुछ क्षेत्र किसी और पठार से भी टच करते हैं और नर्मदा सोन घाटी से भी करते हैं, तो इनको हम आंशिक रूप से लिख देते हैं। और ये जो है ये पूर्ण रूप से नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, हो सके तो साथ में नोट्स भी बनाओ, है ना। और इनकी प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगी जैसे ही ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम इनके ऑब्जेक्टिव भी देखें। आगे देखो, यदि मैं इस क्षेत्र की जलवायु की बात करूं तो यहाँ पे जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। कैसी? मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है यहाँ पे? तो मानसूनी जलवायु। मतलब गर्मी में क्या होता है? अत्यधिक गर्मी, उमस वगैरह होने लगती है ना। गर्मी में अत्यधिक गर्मी ही पड़ती है। और बात करूं सर्दियों की तो यहाँ पे सर्दी जो होती है वो नॉर्मल, सामान्य पड़ती है, मतलब अत्यधिक नहीं पड़ती है। महाद्वीपीय जलवायु में हमने क्या देखा था? अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो मतलब गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, है ना। सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी। लेकिन मानसूनी जलवायु में क्या होता है कि उमस के कारण गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे सामान्य सर्दी पड़ती है। यहाँ पे वर्षा की बात करूँ तो 125, कितना? 125 सेंटीमीटर। ये भी औसतन है, यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यहाँ पे जो बारिश होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे जो मिट्टी है वो यहाँ पे मिट्टी है गहरी काली। कैसी है? गहरी काली, है ना। जब अपन मिट्टियाँ पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की काली मिट्टी तो पाई जाती है, उसमें भी 3 प्रकार होते हैं कि कछारी काली होती है, कम गहरी काली होती है ना, ज़्यादा गहरी काली होती है। तो कई क्षेत्र हैं जिनमें डिवाइडेड है ये कि कहाँ पे कम गहरी काली है, कहाँ पे अत्यधिक गहरी काली है, ठीक है। तो ये वाला नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नदियों की बात करूँ तो यहाँ पे एक तो नर्मदा ही है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। कहाँ से होता है? उद्गम की बात करूँ तो कहाँ से होता है? अमरकंटक। है ना। नर्मदा, सोन, जोहिला, ये जो नदियां हैं, ये सोन भी यहीं से निकलती है अमरकंटक से, और जोहिला जो है वो भी अमरकंटक से ही निकलती है, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र ही है पूरा, तो ये नर्मदा और सोन तो नदियां होंगी होंगी। आगे देखो, यदि ये फसल की बात करूं तो ये कृषि की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे कृषि अच्छी मात्रा में पाई जाती है। कृषि सर्वोत्तम है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ। कृषि अच्छी पाई जाती है यहाँ पे। यदि मैं फसलों की बात कर दूं तो क्या क्या है यहाँ पे? गेहूं होता है,
सोयाबीन होता है। मैंने बताया था कि गेहूं जो होता है सर्वाधिक नरसिंहपुर और होशंगाबाद वाले एरिया में सर्वाधिक होता है। सोयाबीन सर्वाधिक उज्जैन में होता है। यहाँ पे मूंगफली भी होती है ना, मूंगफली, कपास। ठीक है, वनस्पति की बात करूं तो यहाँ पे भी साल, सागौन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। साल, सागौन, सेलम, तेंदुपत्ता, है ना, ये वाली यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। खनिजों की बात करूँ यहाँ पे तो खनिज भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे जबलपुर में है अपना चूना पत्थर, संगमरमर, है ना, जो चूना पत्थर है, संगमरमर है, और ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चूना पत्थर है जो जबलपुर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। संगमरमर जो है वो भी जबलपुर में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उद्योगी की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में उद्योग भी पाए जाते हैं। जैसे कि जबलपुर में देखो, जबलपुर में तो संगमरमर का कारखाना है, गन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन फैक्ट्री है, और देखें यहाँ पे यदि तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल का कारखाना है, सिक्योरिटी, इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी मात्रा में उद्योग भी पाए जाते हैं। पर्यटन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट, यहाँ कहाँ पे है? ये जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। ओमकारेश्वर और हनुमंतिया की बात करूँ तो ये कहाँ पे है? खंडवा में। महेश्वर अपना खरगोन में है। 52 गजा की बात करूं तो ये भी एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पे है? बड़वानी। तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन के साथ अपन देखते हैं क्या क्या देख लिया है। देखो, हम नर्मदा सोन घाटी देख रहे थे, इसकी मैंने स्थिति की बात की। उत्तर में क्या था? मालवा, दक्षिण में सतपुड़ा, पूर्व में छत्तीसगढ़ से टच कर रहा था और पश्चिम में गुजरात से। जिलों की बात की तो जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, ये वाले थे। ठीक है, और जो देवास, सीहोर, रायसेन, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली, धार, अलीराजपुर, ये आंशिक रूप से थे। ये इतने जो जिले हैं ये नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत थे। इसकी मैंने ऊंचाई की बात की थी तो कितनी थी? 300 से 400 मीटर थी। जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 86,000 पर किलोमीटर। ठीक है, इसकी परसेंटेज की जो मैंने बात की थी वो कितना था? 26% था। कितना? 26%। जलवायु यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दी में सामान्य सर्दी। वर्षा यहाँ पे 125 सेंटीमीटर औसतन थी। जो मिट्टी थी यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ यहाँ पे नामी था नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा और सोन नदियाँ यहाँ पे उद्गम भी होते हैं और प्रवाहमानी है। फसल में देखूँ तो यहाँ पे कृषि की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्षेत्र था ये, है ना। यहाँ पे गेहूँ, सोयाबीन, मूंगफली, कपास फसलें पाई जाती थी काफ़ी अच्छी मात्रा में। वनस्पतियों में हमने देखा था कि यहाँ पे साल, सागौन, शेलम और तेंदुपत्ता जैसे वृक्ष थे। खनिजों में बात की तो यहाँ पे खनिज भी अच्छी मात्रा में थे, जैसे चूना पत्थर था, संगमरमर था। उसी मात्रा में हमने उद्योग देखे थे कि जबलपुर में गन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, संगमरमर का कारखाना था। होशंगाबाद में हमने सिक्योरिटी पेपर मिल देखा था, एक उद्योग लगा हुआ था। इस प्रकार जो हमारा मध्य उत्तर प्रदेश का पूरा भाग था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे जो हम देखेंगे वो हम सतपुड़ा का पठार और पूर्वी क्षेत्र देखेंगे। इन क्षेत्रों को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़िए और रिवीजन कीजिए।
आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम सतपुड़ा का पठार और बघेलखंड का पठार देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।